नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस दैनिक पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 की भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे, अब मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए नए नए सब्जेक्ट का, यहाँ पे जितने भी आप लोगों को सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे मैं अलग अलग क्लास का लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड करूँगा। अगर आप लोग डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर पाठ्य योजना संख्या, आपके कॉलेज में अगर दैनिक पाठ्य योजना बोलते हैं लिखने के लिए तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिए। अगर सिर्फ पाठ्य योजना लिखने के लिए कहते हैं कि पाठ्य योजना संख्या लिखनी है तो सिर्फ पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ 7वीं है, विषय है भौतिक विज्ञान का। कक्षा 6, 7, 8 में आपको पता है कि कोई डिवाइड नहीं होता कि भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, वो विज्ञान होता है। ठीक है, तो बस विज्ञान में अगर आप लोग भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना पढ़ाना चाहते हैं तो ये टॉपिक यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कालांश लिखना होता है, कालांश में को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, यानी किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, इसका मतलब होता है जैसे कालांश में आप लिखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। समयावधि उसके बाद लिखना होता है, समयावधि होती है यहाँ पे आपको पता होता है कि ये कॉलेज डिफाइन करता है 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक का आपको समय दिया जाता है पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए। और लास्ट में आपको लिखना है प्रकरण। प्रकरण हमारा आज का है ऊष्मा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग लिखनी है यहाँ पे प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य को ही आप यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। इसके पहले अगर आप लोगों को कहा जाए सामान्य उद्देश्य लिखने के लिए, तो सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है, विषय होता है। जैसे हमारा आज का विषय क्या है, विज्ञान कह सकते हैं। तो विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर क्या क्या विकास होगा, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है, जो कि यहाँ लिखा गया है, इसको प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। इसको 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य या फिर प्राप्य उद्देश्य एक साइड और दूसरे साइड अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि आपका ये टॉपिक, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, ऊष्मा है, तो ऊष्मा टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे प्राप्य उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 6 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखा गया है छात्र ऊष्मा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ऊष्मा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है अवबोध। इसमें देखिए लिखा गया छात्र ऊष्मा की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ऊष्मा को समझ सकेंगे। तीसरा यहाँ पे पॉइंट देखिए लिखा गया ज्ञानोपयोग। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र ऊष्मा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ऊष्मा से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है यहाँ पे कौशल। कौशल में देखिए लिखा गया है छात्र ऊष्मा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ऊष्मा संचरण की विधियों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा यहाँ पे है हेडिंग अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया छात्र ऊष्मा के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ऊष्मा के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। और छठवां पॉइंट है यहाँ पे आवृत्ति। आवृत्ति में देखिए लिखा गया छात्र ऊष्मा के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग यहाँ पे आती है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको जो आप 30 मिनट की क्लास लेंगे उसमें जिन जिन सामग्रियों की सहायता शिक्षण कार्य करने के लिए लेंगे उसको शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया लपेट फलक, यानी कि आप जो रोलिंग बोर्ड ले जाएंगे ब्लैक कलर का, जिस पे आप कोई मॉडल बना के ले जाएंगे या फिर कोई फार्मूला लिख के ले जाएंगे, वो सारी चीज़ें लपेट फलक पे की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे चौक, डस्टर, संकेतक, समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र ऊष्मा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब अगली हेडिंग आती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 2 कॉलम में डिवाइड किया जाता है। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं 3 कॉलम में बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रम संख्या बना लेना है, क्रम संख्या कॉलम में नंबरिंग कर देनी है बस। और 2 कॉलम कहते हैं तो एक साइड लिखिए छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा, और दूसरी तरफ लिखिए छात्र क्रियाएं। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए।
प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। आप बच्चों से इस तरीके से पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे ऊर्जा। दूसरा प्रश्न है, ताप किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है, तो बच्चे बोलेंगे ऊष्मा, उसमें ऊर्जा या फिर ऊष्मा बोलेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे यहाँ पे वस्तुओं में के ताप में परिवर्तन होता है जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि वहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ जाता है, ऊष्मा क्या है। ठीक है, तो बच्चों को पता चल गया कि आप ऊष्मा से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि आप ऊष्मा के बारे में उनको बताने वाले हैं। जब पूछेंगे ऊष्मा क्या है तो बच्चे हो सकता है इसका जवाब देने की कोशिश करें, नहीं दे पाएंगे तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। जैसे संभावित प्रश्न होगा यहाँ पे उद्देश्य कथन अपना बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया, आज हम बच्चों से इस तरीके से बोलेंगे, बच्चों आज हम ऊष्मा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, उनको यहाँ पे आप प्रस्तुत कर सकते हो उस चैप्टर को। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद इसमें कॉलम पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़की तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं, चौथा है प्रविधि या फिर विधि, और लास्ट में श्याम प्रसार। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु में है ऊष्मा का अभिप्राय। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, तापमापी में ऊष्मा द्वारा क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे पारा चढ़ता उतरता है। दूसरा प्रश्न है, ताप अधिक होने पर तापमापी का पारा क्यों चढ़ जाता है, तो बच्चे बोलेंगे ऊष्मा अधिक होने के कारण। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा से क्या अभिप्राय है, नहीं बता पाएंगे बच्चे, तो यहाँ पे संभावित लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और प्रविधि वाले कॉलम में लिखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या कीजिए। छात्राध्यापक कथन में देखिए यहाँ पे बताया गया ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। ऊष्मा का प्रभाव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा त्यागने वाली वस्तु ठंडी व ग्रहण करने वाली वस्तु गर्म हो जाती है। ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं में के ताप समान नहीं हो जाते। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है यहाँ पे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, जो आपने व्याख्या दिया उसमें से जो इंपॉर्टेंट हो वो श्यामपट पे भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो बच्चे बताएंगे उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, जो वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चे बोलेंगे ताप बढ़ जाता है उसका। प्रश्नोत्तर विधि तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर से अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे शिक्षण बिंदु में, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे आप, ऊष्मा क्या है, तो बच्चे बताएंगे यहाँ पे एक प्रकार की ऊर्जा। दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा ऊर्जा किस प्रकार दूसरी वस्तु में जाती है, तो बच्चे बोलेंगे स्थानांतरण द्वारा। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की विधियाँ कौन कौन सी, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से संभावित लिख दीजिए। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। अब इसके बारे में भी बच्चों को बताइए। छात्राध्यापक कथन में देखिए लिखा गया है, चालन, संवहन व विकिरण ऊष्मा संचरण की विधियाँ हैं। ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। जब ऊष्मा वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है तो उसे चालन कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का चालन आसानी से होता है, ऊष्मा के चालक पदार्थ, तथा जिसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। द्रव के अणुओं द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण संवहन कहलाता है। बिना किसी माध्यम के निर्वात में ऊष्मा स्थानांतरण विकिरण कहलाता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए श्यामपट वाले कॉलम में लिखा गया है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और श्यामपट पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वही लिखा गया है। ठोस के एक सिरे से को गर्म करने पर ऊष्मा का ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण चालन कहलाता है। संवहन में पदार्थ के अणु स्वयं चलकर ऊष्मा स्थानांतरण करते हैं। विकिरण में है, विकिरण ऊष्मा संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो वायु में होती है। बोध प्रश्न फिर से पूछेंगे आप। बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, चालन विधि पदार्थ की किस अवस्था हेतु उपयोगी है, तो बच्चे बोलेंगे ठोस अवस्था। दूसरा प्रश्न है, विकिरण किस माध्यम में होती है, तो बच्चे बोलेंगे निर्वात में, यानी कि गैसीय अवस्था में। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब आता है तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु, ऊष्मा संचरण के उपयोग। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे, किसी एक ऊष्मा के चालक पदार्थ का नाम बताइए, बच्चे बोलेंगे लोहा। दूसरा है, लोहे को ऊष्मारोधी बनाने हेतु क्या किया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे ऊष्मारोधी पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा संचरण के क्या उपयोग हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे लिख दीजिए आप। उसके बाद इसका कथन लिखिए। देखिए यहाँ पे कथन लिखा गया है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे।
छात्राध्यापक कथन में लिखा गया है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण रोशनदानों में चिमनियों में होता है। महासागरीय धाराएं भी संवहन द्वारा गर्म ठंडी होती हैं। संवहन पवन चलने हेतु भी उत्तरदायी है। चमकीली वस्तुएं अधिक ऊष्मा परावर्तक होती हैं। गहरा रंग अच्छा विकिरण अवशोषक होता है। छात्रालय कॉलम में सेम चीज लिखा गया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर से व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और यहाँ पे श्याम पट्ट वाले कॉलम पे देखिए लिखा गया है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुँचती है। संवहन द्वारा हवाएं चलती हैं। वह महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी होती हैं। हवा और यहाँ पे जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, हमारी सर्दी में ये कपड़े बचाव करते हैं इसलिए। अब यहाँ पे फिर से बहुत प्रश्न है। ऊनी कपड़े सर्दी में से बचाव क्यों करते हैं? बच्चे बोलेंगे ऊष्मा के कुचालक होने के कारण। दूसरा प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी तक किस विधि द्वारा ऊष्मा पहुँचती है? तो आप अभी मैंने बताया कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुँचती है। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। लास्ट में आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे पहले आपका ऑप्शनल था, अ ब स और द लिखा गया है। उसमें एक प्रकार की अ है गर्मी, ब है सर्दी, स है ऊर्जा, द है सभी। तो आपको पता है कि क्या है, ये ऊर्जा है। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ताप डैश 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 प्रकार की ऊर्जा है, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे उसमें ऊर्जा है। तीसरा प्रश्न है ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, सही है कि गलत? आपको पता है कि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, यानी सत्य है। ऊष्मा का मात्रक बताना है यहाँ पे। और पांचवा प्रश्न ऊष्मा क्या है। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दिया करिए, जिससे आपने जो पढ़ाया क्लास में वो बच्चे घर पे जाके रिवाइज करें, उनको अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया है, ऊष्मा संचरण के उपयोग लिखिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल फ्री लेसन प्लान के नाम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।